नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जिसने YouTube पर कईयों की रात की नींद उड़ा दी है। हम गांव में हुई आहट कहानी को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर असली डर, असली खौफ पैदा कैसे होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कहने के लिए एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे डर का निचोड़ है जिससे हम आज समझने वाले हैं। मतलब असली डर उन चीजों में नहीं जो दिखती हैं, बल्कि उस मौजूदगी में है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस डर के सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। हम भैरवपुर की उस अनसुनी आहट से शुरू करेंगे, फिर कहानी के किरदारों से मिलेंगे, हवेली के गहरे राज को जानेंगे और समझेंगे कि डर पैदा करने की कला आखिर है क्या, और आखिर में हम इस आहट के असली मतलब को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कहानी की दुनिया, भैरवपुर गांव। एक ऐसी जगह जहां डर की अपनी ही एक आवाज है। देखिए, भैरवपुर कोई मामूली गांव नहीं है। सोचिए, गलियां एकदम सुनसान, एक पुरानी खंडर बन चुकी हवेली और एक अजीब सी लगातार सुनाई देने वाली कदमों की आवाज, जिसे गांव वाले सिर्फ आहट कहते हैं। यही आहट इस कहानी की विलन है, एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई देख नहीं सकता, बस सुन सकता है। अब जब माहौल सेट हो ही गया है, तो चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो इस आहट का सामना करते हैं। इन्हें हम डर की एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि खौफ एक इंसान से दूसरे तक फैलता कैसे है। इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हर किरदार डर को अपने अपने तरीके से महसूस करता है। एक तरफ रीना है जो दोस्तों के चैलेंज के चक्कर में हवेली में घुस जाती है। दूसरी तरफ है रघु, गांव का नाई, जिसका सामना झील के पास एक डरावने साई से होता है। फिर है अनिरुद्ध, पढ़ा लिखा टीचर जो इन बातों में यकीन नहीं करता। और आखिर में है डीसीपी अरविंद, जो इस अंधविश्वास को खत्म करने के इरादे से गांव आए हैं। और ये मामला सिर्फ कदमों की आवाज तक ही सीमित नहीं है। रघु और अनिरुद्ध के कानों में फुसफुसाई गई ये धमकी ये साबित करती है कि ये आहट कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं, बल्कि एक सोची समझी बुरी नीयत वाली ताकत है। ये सिर्फ डराती नहीं, शिकार करती है। यहीं से डर एक लेवल और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि ये डरावना अनुभव हर किरदार के लिए एकदम पर्सनल है। किसी को परछाई दिखती है तो किसी को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है, रूह कंपा देने वाला डर। और इसी टेक्निक से कहानी सुनाने वाला हमें हर किरदार के डर से जोड़ देता है। किरदारों के डर को तो हमने समझ लिया, पर इस डर की जड़ कहाँ है? चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जहां जांच उन्हें हवेली के सबसे गहरे राज, उसके तहखाने तक ले जाती है। तो होता ये है कि अलग अलग लोगों का डर एक मिशन बन जाता है। रीना, जिसे अब खुद वो आहट सताने लगी है, फैसला करती है कि वो सच जानकर रहेगी। वो अनिरुद्ध, जो इन बातों को नहीं मानता था, और डीसीपी अरविंद, जो तर्क से सोचते हैं, दोनों को साथ आने के लिए मना लेती है। और फिर आधी रात को ये टीम उस डरावनी हवेली के तहखाने में उतरती है जहां कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। और फिर तहखाने के अंधेरे में उन्हें जवाब मिलता है। ललिता की आत्मा ये चौंकाने वाला सच बताती है। कहानी अब सिर्फ एक भूत की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है 100 साल पुराने धोखे, लालच और एक दर्दनाक मौत की। यहीं हमें उस श्राप और आहट की असली वजह का पता चलता है। तो अब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर होती है। वो आहट असल में ललिता के आखिरी बेबस कदमों की गूंज है। न्याय के लिए लगाई गई उसकी वो चीख है जो अब एक श्राप बन चुकी है। मतलब इस डर की जड़ एक बहुत गहरे दुख और अन्याय में छिपी है, और यही बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। कहानी तो हम जान चुके हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये कहानी हमें डराने में इतनी कामयाब क्यों है? चलिए उन तकनीकों को समझते हैं जिनसे खौफ पैदा किया जाता है। तो पहली चीज है एटमॉस्फेरिक टेंशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना कि कुछ ना हो रहा हो तब भी डर लगे, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहे। ये सब कुछ सेटिंग, आवाज और इशारों से किया जाता है। और ये कहानी इस तकनीक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करती है। टूटी खिड़कियों से आती हवा की वो आवाज, मशाल की टिमटिमाती रोशनी, हवेली का वो दम घुटने वाला सन्नाटा, और दीवार पर खून से लिखा वो मैसेज, आहट से बचना नामुमकिन है।
ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां डर हमेशा हवा में मौजूद रहता है। दूसरी कमाल की टेक्निक है अनदेखा खतरा। देखिए, हॉरर का एक गोल्डन रूल है कि जो चीज दिखती नहीं वो ज्यादा डराती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद ही सबसे भयानक चीजों से भर देता है। और आहट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहानी के ज्यादातर हिस्से में उसका कोई शरीर है ही नहीं। आवाज कहीं से भी आ सकती है, पीछे से, ऊपर से, बगल से। असली डर उस आवाज के सोर्स को देखने में नहीं, बल्कि उसके आने का इंतजार करने में है। हमारी कल्पना ही हमारे लिए सबसे बड़ा राक्षस बन जाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि डर बना कैसे, पर क्या ये डर कभी खत्म होता है? चलिए कहानी के अंजाम की ओर बढ़ते हैं, जहां एक झूठे सुकून के बाद एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। तो जब हमारे किरदारों को ललिता का सच पता चलता है, वो एक लॉजिकल काम करते हैं। हवेली को ही जला दो। उन्हें लगता है प्रॉब्लम की जड़ खत्म तो प्रॉब्लम खत्म, ललिता के अवशेष नष्ट हो जाएंगे और श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। और कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता भी है कि सब ठीक हो गया है। बैरोपुर में शांति लौट आती है, आहट बंद हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हवेली को जलाने से श्राप सच में खत्म हो गया? कहानी हमें ठीक अपने किरदारों की तरह एक झूठी तसल्ली देती है। और बस तभी आता है असली ट्विस्ट। कुछ दिन बाद जब रीना अपने कमरे में अकेली पड़ रही होती है, उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। एक धीमी, हल्की सी आहट जो कमरे के एक कोने से शुरू होती है। आहट वापस आ गई थी। इससे ये साफ हो जाता है कि श्राप कभी हवेली या शरीर से बंधा ही नहीं था, वो तो उस आवाज से जुड़ा था। और ये लाइन, ये इस कहानी का आखिरी दिल दहला देने वाला मैसेज है कि आहट कोई भूत प्रेत की घटना नहीं, ये तो डर का एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है। एक बार जिसे ये आवाज सुनाई दे गई, वो इससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये एक अनदेखे साए की तरह हमेशा साथ रहती है। तो ये था गांव में हुई आहट का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे माहौल, किरदार और एक अनोखी हॉरर टेक्निक का इस्तेमाल करके एक यादगार डरावनी कहानी बनाई गई। अब जाने से पहले कुछ अंतिम विचारों पर गौर करते हैं। ये कहानी हमें कुछ गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या डर वाकई तब ज्यादा ताकतवर होता है जब उसका स्रोत हमारी आंखों के सामने न हो? कहानी का अंत हमें ट्रॉमा और यादों के बारे में क्या बताता है? और क्या हॉरर कहानियों में मॉन्स्टर को खत्म कर देने से प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो जाती है? इन सवालों पर सोचिएगा जरूर।